बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं अपनी बातों को। दोस्तों, आप ध्यान कर पा रहे होंगे कि कल हम लोगों ने यहाँ शुरुआत तो की थी और शुरुआत के बाद हमने बात की थी इस महाद्वीप की, अंटार्कटिका की थी। अंटार्कटिका का मानचित्रण किया था और मानचित्रण के बाद हमने बस लास्ट ये बात कहते हुए क्लास की समाप्ति की थी कि बस आप इन विषय बिंदुओं का रिवीजन अवश्य करेंगे, रिवीजन अवश्य करेंगे। तो बस रिवीजन आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो बेटा मेरे बस में कुछ नहीं है आपको समझा पाना। मेरी जितनी क्षमताएं थी मैंने आपको समझा दी, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तो ईश्वर ही मालिक है बेटा, क्या होने जा रहा है। बस तो चलो शुरू करते हैं। जो बातें कल आपने समझी हैं उन बातों को लिखने से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आज क्योंकि जो कल बातें समझी हैं, मैपिंग की है, मैंने बताया ना कि एक एक बात मुझे लिखाना है, तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे। चलो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, चलो अब लिखते हैं दोस्तों, कैसे लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले एकदम पैराग्राफ में कुछ मोटी मोटी जानकारी अंटार्कटिका के बारे में, तो लिखो ध्यान से। क्षेत्रफल की दृष्टि से शुरुआत ऐसी भाषा से करेंगे, अंटार्कटिका हेडिंग देंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवां बड़ा महाद्वीप, विश्व का पांचवां बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप जिसकी अवस्थिति दक्षिण ध्रुव पर स्थैतिक रूप से पाई जाती है। एक एक शब्द चुनिंदा लिखाऊंगा। दक्षिणी ध्रुव पर स्थैतिक रूप से पाई जाती है, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखें गोंडवाना लैंड का टूटा हुआ यह भाग आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त किया था। पूर्ण विराम लगाएं। भूखंड का यह महाद्वीपीय हिस्सा वर्षों तक मानव जाति के लिए अज्ञात था। इसके विषय में मानव जाति जानती ही नहीं थी बेटा। वर्षों तक मानव जाति के लिए अज्ञात था, परंतु अरिस्टोटल मतलब अरस्तु एवं टॉलमी जैसे विद्वानों ने इस बात के आधार पर, एरिस्टोटल जिसे कहते हैं आप, एवं टॉलमी जैसे विद्वानों ने इस बात के आधार पर कि दुनिया के ज्यादातर महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो इन्हें संतुलित बनाए रखने के लिए दक्षिण में भी महाद्वीपीय अवस्थिति अवश्य होनी चाहिए। अरिस्टो एवं टॉलमी ने पहली बार ऐसा कहा था कि दक्षिण में भी इसकी अवस्थिति अवश्य होनी चाहिए, महाद्वीपीय अवस्थिति अवश्य होनी चाहिए, जिसे उन्होंने टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा अर्थात द अननोन सदर्न लैंड, मतलब जिसके बारे में जाना नहीं जा रहा है, सदर्न लैंड के नाम से पुकारा। बोलते हैं उनका कहना था कि चूंकि ज्यादातर महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, तो पृथ्वी में संतुलन की अवस्थिति बने रहने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे किसी भूखंड की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। देखा नहीं उन्होंने, बट उन्होंने कहा, लैटिन भाषा में उन्होंने कहा कि टेरा मतलब लैंड, ऑस्ट्रालिस मतलब सदर्न, इनकॉग्निटा मतलब अननोन, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा कोई एक भूखंड अवश्य होना चाहिए, जिसे उन्होंने द टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा शब्द से पुकारा। पूर्ण विराम। लेकिन पहली बार इस धरती पर अमंडसेन एवं स्कॉट दो अलग अलग व्यक्ति हैं। कल आपने अमंडसेन स्कॉट पॉइंट देखा था ना, दो व्यक्तियों के नाम पर है। अमंडसेन एवं स्कॉट नामक व्यक्तियों ने कदम रखे एवं इसके मध्य बिंदु की खोज की। अमंडसेन स्कॉट, दो नाम याद करने होंगे आपने, की खोज की। पूर्ण विराम लगाएंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे तथा इन्होंने बताया कि सागरीय सतह से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई वाला, हर एक लाइन फैक्ट है, सागरीय सतह से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई वाला यह दुनिया का सर्वाधिक औसत ऊंचाई युक्त महाद्वीप है। सर्वाधिक औसत ऊंचाई के संदर्भ में युक्त महाद्वीप है। पूर्ण विराम। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर अवस्थित होने के कारण पूर्णतः मोटी हिम चादरों से ढका हुआ है, जिसकी धरती आसमान आदि पूर्णतः श्वेत रंग के दिखाई देते हैं।
धरती आसमान वायुमंडल तीनों शब्द लिख सकते हैं। धरती आसमान वायुमंडल आदि पूर्णतः श्वेत रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंग्लिश के शब्द लिखते रहेंगे, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे। लिखें इस महाद्वीप का औसत तापमान -40 से -90 डिग्री सेल्सियस, -40 से -90 डिग्री -90 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्राप्त होता है, जहां प्रचंड बर्फीली हवाएं चलती हैं। पूर्ण विराम लगाएं। फिर लिखेंगे अति निम्न तापमान के कारण यह दुनिया का शुष्कतम महाद्वीप है, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का शुष्कतम महाद्वीप है, जहां सापेक्ष आर्द्रता लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। इसीलिए यहां कोई भी स्थायी जीवन नहीं पाया जाता। ऐसा लिखो, यहां कोई भी जीवित जनसंख्या नहीं पाई जाती। प्राकृतिक रूप से यहां कोई जीवित जनसंख्या नहीं है। यहां कोई भी जीवित जनसंख्या नहीं पाई जाती। केवल इसके तटीय क्षेत्रों में एकदम सोर अंटार्कटिका पेंगुइन, किंग ऑफ अंटार्कटिका किसको कहते हैं? पेंगुइन को। चिड़िया है पेंगुइन, चलती है, पैदल चलती है। किंग ऑफ अंटार्कटिका पेंगुइन एवं जलीय जीव सील पाया जाता। नो बेटा, स्पीड मेंटेन रहेगी, स्पीड कम नहीं करूंगा। आप बढ़ाओ स्पीड जल्दी से, रोशन बढ़ाओ बेटा। जलीय जीव सील पाया जाता, बट कहां पाया जाता है बेटा? ये केवल तटीय क्षेत्रों में होगा, तटों के आसपास होगा। पेंगुइन एवं सील पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। लिखिए यहां मानव जनसंख्या के स्थायी निवास को प्रतिबंधित किया गया है। मानव जनसंख्या के स्थायी निवास को प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए यह इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, इसीलिए यह फ्री कॉन्टिनेंट कहलाता है। फ्री, मुक्त, मानव मुक्त। इसीलिए यह फ्री कॉन्टिनेंट कहलाता है। पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखेंगे केवल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र निम्न तापीय दशाओं में शोध के उद्देश्य रिसर्च के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लिखेंगे, पैराचेंज करते हुए लिखेंगे। ध्यान से कुछ और बातें लिखाता हूं। लिखो, वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना लैंड का यह खंड या यह टुकड़ा वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना लैंड का यह टुकड़ा कभी अत्यंत ही हरा भरा था। इसकी अवस्थिति यहां पर थोड़ी थी बेटा, है ना? कभी अत्यंत हरा भरा था, जिसमें उष्ण कटिबंधीय वनस्पति आदि प्रचुरता में पाई जाती थी। इसीलिए वर्ष 2024 मई में यह अनुसंधान रिपोर्ट आई है। अभी वर्ष 2024 में यह रिसर्च रिपोर्ट, मतलब शोध पत्र रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है कि लगभग 500 बिलियन मतलब अरब, 500 बिलियन बैरल तेल भंडार, 500 बिलियन बैरल तेल भंडार के साथ यहां दुनिया का, मिडिल ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, मिडिल ईस्ट में तो पहला सबसे बड़ा होगा, यहां दुनिया का दूसरा बड़ा तेल भंडार उपस्थित है। पूर्ण विराम लगाएं। फिर पैरा चेंज करें। लिखिए, इस महाद्वीप में रहने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। नंबर वन, हरे भरे महाद्वीप का पहला बिंदु। क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं? तो लिखो, हरे भरे महाद्वीप का सफेद चादरों में लिपट जाने पर, पूरा सफेद चादर छा गई,
सफेद चादरों में लिपट जाने पर, सफेद चादर मतलब बर्फ की चादर, चादरों में लिपट जाने पर जीवों में प्रभाव, जीवों में प्रभाव। तो नंबर टू, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों के नीचे पाया जाने वाला, हिम चादरों के नीचे पाया जाने वाला जीवन, जीवन। तो नंबर तीन, अंटार्कटिका हिममंडल का, अंटार्कटिका हिममंडल जिसको कहते हैं क्रायोस्फीयर, हिममंडल का वैश्विक जलवायु संतुलन में योगदान, वैश्विक जलवायु संतुलन में योगदान। तो नेक्स्ट, चूंकि इस महाद्वीप में, चूंकि इस महाद्वीप में दुनिया का 70% से अधिक, 70% से अधिक स्वच्छ जल एवं 90% से अधिक, 70% से अधिक स्वच्छ जल एवं 90% से अधिक हिम आच्छादन पाया जाता है, हिम आच्छादन पाया जाता है, हिम आच्छादन पाया जाता है। तो इसका वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, इसका नहीं, इसमें, इसका की जगह लिखेंगे इसमें, वैश्विक तापन का प्रभाव एवं, वैश्विक तापन का प्रभाव एवं ध्रुवीय हिम पिघलने से, ध्रुवीय हिम पिघलने से सागर तल परिवर्तन, सागर तल परिवर्तन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अंटार्कटिका में आर्द्रता की कमी की वजह से, अंटार्कटिका में आर्द्रता की कमी की वजह से रात्रिकाल में सर्वाधिक स्वच्छ आसमान, सर्वाधिक स्वच्छ आसमान, टिमटिमाते तारे, सर्वाधिक स्वच्छ आसमान, टिमटिमाते तारे आदि नजर आते हैं, आदि नजर आते हैं, जहां खगोलीय अनुसंधान की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध हैं। एक से खगोलवेत्ता यहां पर जाकर पड़े रहते हैं मतलब अनुसंधान संस्थानों में खगोलीय अनुसंधान की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं। तो नेक्स्ट, हिम चादरों के नीचे छुपी बैक्टीरिया, हिम चादरों के नीचे छुपी बैक्टीरिया आदि का हिम पिघलने पर मुक्त होने से, जैसे हिम पिघलेगा और बैक्टीरिया मुक्त होंगे तो क्या प्रभाव होगा? हिम पिघलने पर मुक्त होने से वैश्विक प्रभाव, दुनिया में इन बैक्टीरिया का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैश्विक प्रभाव, जिन्हें जोम्बी बैक्टीरिया कहते हैं, जोम्बी, सिनेमा में जोम्बी के बारे में सुना होगा आपने, जिन्हें जोम्बी बैक्टीरिया कहते हैं, जोम्बी बैक्टीरिया कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि अति निम्न तापमान में विभिन्न रसायनों के आपसी मिश्रण, विभिन्न रसायनों के आपसी मिश्रण तथा नए रसायनों का निर्माण आदि, नए रसायनों का निर्माण आदि आदि, पूर्ण विराम। ये तमाम बातों का यहां पर रिसर्च किया जा रहा है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखेंगे ध्यान रखकर, पैरा चेंज करते हुए, इंटरनेशनल अंटार्कटिका ट्रीटी 1959, इंटरनेशनल अंटार्कटिका ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि, अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिका संधि 1959 के तहत इस महाद्वीप में किसी भी राष्ट्र या मानव जाति का, किसी भी राष्ट्र या मानव जाति का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता। कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि ये क्षेत्र मेरा है, क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बल्कि इसके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को बचाए रखने के उद्देश्य से पर्यटन को भी अत्यंत ही सीमित किया गया है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे यहां जाकर मौज मस्ती करके आओगे, पर्यटन को भी अत्यंत सीमित किया गया है, किया गया। पूर्ण विराम लगाएं। पर्यटकों की जहाजें केवल इनके किनारों तक पहुंचती हैं, इनके नहीं, केवल इसके किनारों तक पहुंचती हैं, जिसमें पर्यटकों को उतरने एवं अटखेलियों को मतलब मनोरंजन करने, जिसमें पर्यटकों को उतरने एवं अटखेलियों की अनुमति नहीं होती। ऐसा नहीं कि जाओगे और आप यहां मौज मस्ती करोगे ना, ऐसा नहीं है। जहाज में रहो, प्रॉपर प्रोटेक्शन में जाओ, शोर लाइन तक रहो, अंदर आप नहीं जाओगे, की अनुमति नहीं होती है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो और अब आते हैं मैपिंग वाले हिस्से में। मैंने कहा था ना कि ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है, मैपिंग नहीं है। अब मैपिंग की बातें आती है, ये तमाम बातें रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे कि लिखें, यह महाद्वीप अपने चारों ओर से दक्षिण महासागर द्वारा घिरा हुआ है, दक्षिण महासागर की चर्चा आपने कर दी, दक्षिण महासागर द्वारा घिरा हुआ है, जिसके सीमांत सागरों में, सीमांत मतलब किनारों पर अवस्थित,
जिसमें जिसके सीमांत सागरों में वेडल सी एवं रॉस सी, दिख रहे हैं ना वेडल सी एवं रॉस सी, वेडल सागर एवं रॉस सागर में पारिस्थितिक संतुलन के साथ, तो संतुलन को बिगाड़ने नहीं देना है, पारिस्थितिक संतुलन के साथ, पारिस्थितिक संतुलन के साथ ठंडे जल का मत्स्यन किया जाता है, ठंडे जल का मत्स्यन किया जाता है, किया जाता है। पूरी ग्राम लगाकर क्या लिखेंगे, रॉसी, रॉसी में पाई जाने वाली क्रिल मछली, क्रिल KRIL, रॉसी में पाई जाने वाली क्रिल मछली, मछली दुनिया में सर्वाधिक प्रोटीन प्रचुरता वाली है। एक से एक बातें आपको लिखाऊंगा, दुनिया में सर्वाधिक प्रोटीन प्रचुरता वाली है, जिसे जिसे प्रोटीन पैकेट के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोटीन पैकेट के नाम से जाना जाता है। किस मछली को, क्रिल मछली को, छोटी छोटी मछली होती है, इसके बॉडी में 90% से अधिक मात्रा में भी प्रोटीन पाया जाता है बेटा, क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन पैकेट के नाम से जानते हैं। पूर्णविराम लगाएं, फिर लिखें इस सागर के किनारे पर, इस सागर के किनारे पर अवस्थित अवस्थित माउंट एराबस, माउंट एराबस याद आ रहा ना, माउंट एराबस कल ही समझाया था, माउंट एराबस महाद्वीप का, महाद्वीप का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी पर्वत है, एकमात्र जागृत ज्वालामुखी पर्वत है, जागृत ज्वालामुखी पर्वत है। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखेंगे वेडल सी, वेडल सी की तली, बॉटम, तली, बॉटम, वेडल सी की तली प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट, सीधे लिखा देता हूं, पेट्रोलियम निक्षेप से युक्त है, पेट्रोलियम निक्षेप से युक्त है, पेट्रोलियम निक्षेप से युक्त है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब कुछ कुछ बातें हेडिंग देकर लिखेंगे, हेडिंग देकर लिखेंगे, ठीक है ना। अब हेडिंग क्या देंगे आप, लिखिए ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, ओके लिखाओ दोस्तों। स्पेलिंग देखने के लिए सब लोग एटलस खोल के साथ में रखेंगे, बोर्ड में भी दिख रहा है, एटलस भी साथ में खोलकर ओपन करके रखेंगे। तो ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन डैश देकर लिखेंगे, लिखें यह हर्षियन कालखंड की, हर्षियन कालखंड की वलित पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी है, जो कि महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर देती है, महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर देती है, विभाजित कर देती है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे ग्रेटर अंटार्कटिका एंड लेसर अंटार्कटिका, वृहद अंटार्कटिका एवं लघु अंटार्कटिका हिंदी में, बट आप इंग्लिश टर्म हमेशा टंग में रखो बेटा, ग्रेटर अंटार्कटिका एंड लेसर अंटार्कटिका, लेसर अंटार्कटिका। पूर्ण विराम लगाएं, इसकी सर्वोच्च चोटी विंशन मैसिफ, इसकी सर्वोच्च चोटी विंशन मैसिफ, विंशन मैसिफ लेसर अंटार्कटिका के क्वीन मॉड रेंज पर अवस्थित है, लेसर अंटार्कटिका के क्वीन मॉड रेंज पर अवस्थित है, क्वीन मॉड रेंज पर अवस्थित है, क्वीन मॉड रेंज। पूर्ण विराम लगाइए, फिर हेडिंग दीजिए आप अंटार्कटिका पेनिनसुला, अंटार्कटिका पेनिनसुला, अंटार्कटिका प्रायद्वीप, प्रायद्वीप डैश देकर इस प्रायद्वीप के बारे में लिखेंगे, इस प्रायद्वीप के बारे में लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न, कल मैंने ये बताया था यहां पर केप हॉर्न है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न के समीप अवस्थित, संलग्न नहीं समीप बोल रहा हूं, के समीप अवस्थित यह महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। किस महाद्वीप का, अंटार्कटिका का, दुनिया का नहीं, अंटार्कटिका का। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो कि वर्ष के लगभग 1-2 महीने, 1-2 महीने, यहां का जब ग्रीष्म काल आता है, बेसिकली ग्रीष्म होता नहीं है, पर यहां का जब आता है वर्ष के लगभग 1-2 महीने हिम मुक्त, हिम मुक्त, क्या लिखा आपने, वर्ष के 1-2 महीने हिम मुक्त, हिम मुक्त रहता है। इसलिए यहां दुनिया के कई देशों के रिसर्च सेंटर अवस्थित है, रिसर्च सेंटर अवस्थित है, रिसर्च सेंटर अवस्थित है। पूर्ण विराम लगाए, लिखे इससे संलग्न, एक चीज और आपको यहां पर लिखाना है, इससे संलग्न, ये देखो यहां पर जो बताने जा रहा हूं, ये जो लिखा है RONNE, रॉने आई सेल्फ, यहां पर आपको रॉस आई सेल्फ मिलेगा, 2 ही आई सेल्फ है यहां पर, बड़े आई सेल्फ में छोटे छोटे और कई भी हैं, और कई भी पर मूल रूप से 2। तो यहां एक रॉने है जो कि वेडल सी से लगा है, और रॉस है जो कि रॉस सी से लगा हुआ है। तो यहां इससे संलग्न रॉने आई सेल्फ, रॉने RONNE, रॉने आई सेल्फ, रॉस आई सेल्फ के बाद, रॉस सबसे बड़ा है ना, रॉस आई सेल्फ मतलब हिमयुक्त निमग्न तट है ना, तो रॉस आई सेल्फ के बाद दुनिया का दूसरा, रॉस आई सेल्फ पहला है, दुनिया का दूसरा हिम युक्त निमग्न तट है, हिम युक्त निमग्न तट है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना, बस इतना। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना है अमंडसेन स्कॉट के बारे में। तो हेडिंग देंगे आप सभी, अमंडसेन स्कॉट, अमंडसेन स्कॉट लिख दिया, लिखो
यह ठीक दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित, ठीक दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित यूएसए, यूएसए का अनुसंधान केंद्र है, का अनुसंधान केंद्र है, जिसकी अवस्थिति, जिसकी अवस्थिति हरक्युलिस डोम, डोम मतलब गुम्बद, हरक्युलिस डोम पर है, हरक्युलिस डोम पर है। ये अमंडसेन स्कॉट किसके अंतर्गत आज कहलाता है, किसका भाग है, किसका रिसर्च सेंटर है, यूएसए का। अवस्थित कहां पर है, दक्षिणी ध्रुव में है, हरक्युलिस डोम पर है, हरक्युलिस डोम पर है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें लेकिन, लेकिन महाद्वीप का न्यूनतम तापमान, महाद्वीप का न्यूनतम तापमान इसके दक्षिण पूर्व में, इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के समीप अवस्थित, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के समीप अवस्थित वोस्टोक के पास होता है। न्यूनतम तापमान वोस्टोक के पास मिलेगा, वोस्टोक के पास होता है, वोस्टोक के पास होता है, जहां, जहां रूस, रसिया, रूस द्वारा, रूस द्वारा अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, रूस द्वारा अपना अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, फिर पैराचेंज करेंगे और पैराचेंज करते हुए लिखेंगे दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री, हेडिंग देंगे, मतलब पैराचेंज करते हुए हेडिंग देना है दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री, मैत्री लिख दिया आपने, डैश देकर लिखेंगे यह दोनों ही, यह दोनों ही भारत के अंटार्कटिका में अवस्थित, यह दोनों ही भारत के अंटार्कटिका में अवस्थित अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री अनुसंधान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी, बर्फबारी एवं हिमखंडों के टूटने से, अत्यधिक बर्फबारी एवं हिमखंडों के टूटने से, टूटने से यहां अनुसंधान कार्य बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है, लगभग बंद ही हो चुका है बेटा, पर लिखना भाषा ऐसी ही है, यहां अनुसंधान कार्य बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है। इसीलिए, इसीलिए लॉशमैन पहाड़ी पर, लॉशमैन पहाड़ी पर, पहाड़ी पर लॉशमैन हिल, लॉशमैन पहाड़ी पर भारती नामक, भारती नामक, भारती नामक नवीन अनुसंधान केंद्र, नवीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। पूर्ण विराम लगाओ, पैराचेंज करो, लिखो वैश्विक तापन, वैश्विक तापन से इस महाद्वीप के पिघलते हिमखंड, इस महाद्वीप के पिघलते हिमखंड, हिमखंड अत्यंत ही संवेदनशील एवं भंगुर, फ्रेजाइल एंड सेंसिटिव, अत्यंत ही संवेदनशील एवं भंगुर, भंगुर अंटार्कटिका के पारितंत्र, अत्यंत ही संवेदनशील एवं भंगुर अंटार्कटिका के पारितंत्र, पारितंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्ण विराम, अंटार्कटिका समाप्त। रोहित मेहता, मैं बेटा कल भी तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम तो थे ही नहीं, पता नहीं कल तुम थे नहीं, मैं कल भी वेट कर रहा था कि मेरी क्लास में रोहित नहीं है, रोहित रहता तो कुछ दो चार ज्ञान देकर मुझे कम से कम चला जाता, पर तुम थे नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बेटा कुछ ऐसी बात भूला हूं। रोहित, तुम मेरे इतने प्रिय विद्यार्थी हो कि तुम मुझे निश्चित रूप से हर कक्षा में कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते, सुझाव। भाई आप लोग कोई कुछ सोचना मत, ये रोहित मेरा बड़ा ही प्रिय विद्यार्थी, मुझे हर कक्षा में कुछ कुछ नई सुझाव देता रहेगा। कभी सुझाव देगा सर खाना खा लो सर, कभी कहेगा पानी पी लो सर, कभी कहेगा कान पकड़ लो सर, कभी कहेगा उठक बैठक लगाओ सर, कभी कहेगा ए छमिया नाच, नाच नाचना तुझे आता है ना, तो नाच बसंती नाच, ये भी बोलता है, तो फिर मैं नाचने लगता हूँ इसके कहने पे। ये हर कक्षा में कुछ ना कुछ सुझाव देगा, है ना, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील बच्चा है, क्लास का हमारे हिसाब से संवेदनशील। ओके, तो जी आपने महानुभाव, आपने सुझाव दिया, मैंने मान लिया। रोहित तुम्हें इतनी दिनों से पता नहीं चला कि जो तुम सुझाव खाम खा के देते रहते हो, तो क्यों क्लास का टाइम बर्बाद अब करते हो। मैंने किसी दिन तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन नहीं किया कि तुम मेरी क्लास करके अपना टाइम बर्बाद करने आओ। बेटा जाओ, यूट्यूब में भरी पड़ी हैं आजकल कक्षाएं, और सच कहता हूं जाके पढ़ लो, पीपीटी से पढ़ लो, स्लाइड्स बना बना के लोग खूब दिए हुए, पढ़ लो जाकर। और तुम्हारे जैसे बाकी भी बच्चे हो ना, राजेश में से पीपीटी से पढ़ाते हैं ना पढ़ाएंगे। पढ़ने का मन कर रहा है बेटा, जैसे भी पढ़ना। पूरा कॉन्टिनेंट जब आइस से ढका, तो कॉन्टिनेंट में स्थल का पूरी तरह से बर्फ बन गया है, सागर। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं बेटा, चले आगे। अंटार्कटिका समाप्त। अब देखो, फिर से बोलना चाहूंगा बेटा, पीपीटी में पढ़ाना होता तो कब पढ़ा के आपका विषय बिंदु समाप्त कर दिया होता। पॉमरलैंड जोड़ देना अपने से, कोई जरूरत खास नहीं बची बेटा। आशी, मैंने अंटार्कटिका पेनिनसुला लिखा दिया, लिखा दिया उसके साथ। तो रोहित पढ़ लिया कर यार बेटा, तू इतना कहां से ज्ञान रखता है कि हमेशा कुछ कुछ सुझाव देता रहता है। पढ़ लिया कर, मेरे टाइम का मत सोचो, तो ऐसे ही बर्बाद ही रहता है। अपने टाइम का सोच बेटा, नहीं पढ़ना हुआ करे तो बस क्विट, क्लास को छोड़ दो। समाप्त बात। समाप्त होने के साथ अब आप लोग सभी के सभी हेडिंग देंगे अपने कॉपी में, सभी के सभी कॉपी में हेडिंग देंगे ओशिनिया, ओशिनिया।
अंटार्कटिका समाप्त। चलिए नई अवस्थिति नए महाद्वीप में प्रवेश करते हैं उसे। ठीक है। अरे अभी भाई तेल का उत्पादन यहाँ शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा भी नहीं, भंडार है अभी यहाँ। तेल का उत्पादन करने लगेंगे तो हम इसको तुरंत ही नष्ट कर देंगे, तो बस तेल ही हाथ लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है। ठीक। आगे सभी ओशनिया में एटलस, जस्ट वेट, मैं भी एटलस अभी कल के रखे हुए मेरे पास। कंटेंट पेज में जाएंगे, जस्ट वेट दोस्तों, कंटेंट पेज में जाएंगे आप तो आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान में ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया मिलेगा इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया मिलेगा। फिर आते हैं ऑक्सफोर्ड वाले में, ऑक्सफोर्ड में आएंगे तो इसमें भी मैं देख लेता हूं क्या है, किस नाम से है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया ही नाम से है। ठीक है, ओके ओके। एक बच्चे ने कहा कि यहाँ सर ओजोन छिद्र पाया जाता है, क्या उसके बारे में नहीं बताएंगे? नहीं, ओजोन छिद्र जब पर्यावरण की कक्षा पढ़ा रहा हूँगा, जिन बच्चों को पढ़ा दिया तो पढ़ा ही दिया, जिन्हें नहीं पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा, तो उसमें ओजोन डिप्लेशन एंड ओजोन होल एक पूरा टॉपिक है, 2-3 कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, 2 कक्षाएं एटलीस्ट लगती हैं, उसमें पढ़ाऊंगा कि पोलर रीजन में ओजोन होल क्यों पाए जाते हैं। हर जगह हर बात नहीं पढ़ी जाती, बल्कि प्रत्येक बात के लिए एक सुनिश्चित जगह है, वहां पर पढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना है आज ओशनिया के बारे में, और बहुत ध्यान से सुनना। सब लोग पेज में आ गए, ओशनिया में ओपन कर लेना अपना ओशनिया, जो भी पेज है आपका अपना देख लेना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है एटलस की, बस आप लोग ठीक से ओपन कर लो, आप लोग ठीक से ओपन कर लो। ब्लैक स्वान में ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया कुछ इस तरह से दिया है, जिसमें से दिस वन, ये 2 चित्र है ऊपर नीचे, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। तो फिर से इसमें आ जाते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया कुछ इस प्रकार से अलग अलग दिया है एक में। अरे भाई रुक तो जाओ, ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं, रुक तो जाओगे, पूरी बात सुनोगे तो सब बताऊंगा, ये पढ़ाना ही शुरू किया तो बताऊंगा ही। आगे बेटा सभी, आगे सभी। यहाँ कुछ बच्चों ने आज भी लिखा कि मेरे पास एटलस नहीं है, तो कोई बात नहीं, राम भजन गाइए, अब बजरंगबली को पुकार लीजिए आराम से बैठकर। मैपिंग की कक्षा और एटलस ना हो, ठीक है, उसी प्रकार से है कि युद्ध भूमि में जाना है पर न ढाल है न तलवार है, पर जाना युद्ध भूमि में है और लड़ाई करने जाना है, केवल युद्ध भूमि में जाना नहीं। तो वही वाली बात हुई, हमारे पास सर पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, एटलस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप पढ़ा भी दो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो चलो, ये जो ओशनिया शब्द है ये ओशन से बना है। ओशन का मतलब है महासागर, महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध विविध द्वीपों का समूह, विविध विविध द्वीपों का समूह। ध्यान से बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ओशनिया नाम से है, बेसिकली अगर दुनिया के मानचित्र में देखें तो दुनिया के मानचित्र में इसकी अवस्थिति पड़ती है प्रशांत महासागर के कुछ मध्य पश्चिम की ओर, दिस वन, प्रशांत महासागर के कुछ मध्य पश्चिम की ओर अवस्थित इन द्वीपों के समूह के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ओशनिया के नाम से जानते हैं। ओशन शब्द से बना है ओशनिया। ओशनिया की अवस्थिति बेसिकली दोस्तों यहां पर पाई जाती है। ये प्रशांत महासागर के मध्य पश्चिम की ओर अवस्थित है ओशनियाई द्वीप समूह। तो फिर प्रश्न है आपके मन में होना भी चाहिए कि ओशनियाई द्वीप समूह के अंतर्गत सर कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला आता है बेटा यहां पर ये माइक्रोनेशिया। जैसे मान लो, मोटे तौर पर मान लो कि मध्य से आपने बना दिया यहां पर ये इक्वेटर, ये आपके जानकारी के लिए मोटे मोटे तौर पर बताता हूं, ये पूर्णतः विभाजित ऐसा नहीं करता। तो इक्वेटर के नॉर्थ में अवस्थित है माइक्रोनेशिया। अब इसमें कौन से देश आएंगे सब बताऊंगा, पर पहले ध्यान से सुनो, केवल ध्यान से सुनो पहले बातों को, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तब तो लास्ट में जादू दिखाऊंगा, सुनोगे नहीं तो कहां से जादू आएगा? आयुष यादव, अंटार्कटिका के रिसोर्स का यूज सभी कंट्री कर सकते हैं। हाँ भाई तू भी कर सकता है, जा 2-3 बाल्टी ले जाना, तेल लेकर चले जाना, अपने स्कूटर में भर लेना। अरे भाई जब मैंने बता दिया कि यहां किसी भी मानव का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन से इसे मुक्त रखा गया, तो रिसोर्स का दोहन कैसे करेगा? आयुष इतनी बुद्धि नहीं लगाएगा बेटा, कैसे करेगा? चल बता जल्दी से। अरे पर्यटन के लिए तो तुझे जाने को मिलेगा नहीं, वहां रिसोर्स क्यों, कैसे तू यूज कर लेगा इसका? कोई रिसोर्स यूज नहीं कर सकता वहां पर जाके, ठीक है? कोई भी राष्ट्र यहां पर जाकर अधिकार नहीं जमा सकता है बेटा। ओके, तो चलो आओ यहां आते हैं। इक्वेटर है, इक्वेटर से यहां पर ध्यान रखना कि ओशनिया के अंतर्गत 4 द्वीप समूहों की चर्चा होती है। 4 द्वीप समूह, द्वीप समूहों की बात कर रहा हूं, महाद्वीप की बात नहीं। सबसे पहला आता है माइक्रोनेशिया, जिसकी अवस्थिति इक्वेटर के नॉर्थ में है। उसके बाद आता है मेलानेशिया, जिसकी अवस्थिति इक्वेटर के साउथ में है, जिसकी अवस्थिति इक्वेटर के साउथ में है। फिर आता है पॉलिनेशिया, जिसकी अवस्थिति ईस्टवर्ड है, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया के ईस्टवर्ड है। तो फिर चौथे नंबर पर आता है ऑस्ट्रोलेशिया। क्या आता है? ऑस्ट्रोलेशिया। ऑस्ट्रोलेशिया की अवस्थिति माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया के पश्चिम में है। फिर से बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ओशनिया के अंतर्गत 4 द्वीप समूहों की चर्चा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब ऑस्ट्रेलिया एवं उसके समीपवर्ती द्वीप समूहों का समूह। फिर से बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया एवं उसके समीपवर्ती सागरीय द्वीपों का समूह मिलकर ओशनिया कहलाता है। ओशनिया के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ओशनिया के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रोलेशिया। ऑस्ट्रोलेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के समूह हैं। फिर से, ऑस्ट्रोलेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया में बहुत सारे द्वीपों की अवस्थिति आती है, जिसमें से पॉलिनेशिया में अगर आप देखेंगे तो पॉलिनेशिया की एक बड़ी महत्वपूर्ण अवस्थिति यहां आपको दिखाई देगी, हवाई द्वीप, हवाईयन आइलैंड। आपको पता है कि हवाई द्वीप आज उत्तर अमेरिका में यूएसए का एक राज्य है, एक स्टेट है हवाई द्वीप। 50वां राज्य है यूएसए का, 49वां हो गया, 50वां बेटा, ठीक है। अलास्का सबसे बाद में, अलास्का और हवाई आइलैंड जुड़े हुए थे यहां पर। तो ये हवाई द्वीप की अवस्थिति है।
हवाई द्वीप की अवस्थिति। तो हवाई द्वीप से शुरू होता है, हवाई द्वीप से शुरू होता है, और ध्यान रखना दोस्तों, यह मकर रेखा के दक्षिण तक पार कर जाता है, मकर रेखा के दक्षिण तक पार कर जाता है, जहां कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अगर देशों में देखेंगे तो यहां पर तुवालू है, शामोआ है, टोंगा है, नीवू है, कुक आइलैंड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, और इन सब के नाम याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से इन सब के नाम आप तभी याद करेंगे जब उस वर्ष किसी कारण से चर्चा में रहा हो। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर ये टोंगा चर्चा में था। आप पूछोगे सर क्यों चर्चा में था? क्योंकि टोंगा एक आइलैंड है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण यहां पर एक विशालकाय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, एक प्रचंड ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे सागरीय जल क्षेत्र में भूकंप एवं सुनामी की स्थितियां व्याप्त हो गई थी। तो उस साल के लिए टोंगा आइलैंड इंपॉर्टेंट हो गया कि टोंगा आइलैंड की अवस्थिति कहां पर है, टोंगा आइलैंड किस विषय में चर्चा में है, किस विषय में चर्चा में है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो टोंगा आइलैंड इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से मान लो अब कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति, अगर इन राष्ट्रों पर राजनीतिक यात्राओं के दौरान गए हैं, उनके साथ हमारे कुछ राजनयिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, तो वो राष्ट्र महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब या कि वो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण हो, चर्चा में रहा हो, या कि आर्थिक राजनीतिक रूप से चर्चा में रहा हो। सुनते जाएंगे ध्यान से, वो अवस्थिति या कि भौगोलिक रूप से चर्चा में रही हो, या दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आर्थिक राजनीतिक रूप से चर्चा में रही हो, तो ये अवस्थितियां इसके देश महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अन्यथा इसके देशों को याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग देशों को याद करने के लिए। अब ऐसे आते हैं, जैसे आप माइक्रोनेशिया में जाएंगे, माइक्रोनेशिया में जाएंगे तो कई देश हैं, यहां पर पलाऊ है, यहां पर गुआम है, यहां पर मार्शल आइलैंड है, यहां पर एकदम इक्वेटर पर किरिबाती आइलैंड्स हैं, किरिबाती आइलैंड है। ये फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है, और यहां पर नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड है, मारियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड है। तो इनको मिलाकर के बना है माइक्रोनेशिया, इनको मिलाकर क्या बना है दोस्तों? माइक्रोनेशिया बना हुआ है, माइक्रोनेशिया है दोस्तों, ये माइक्रोनेशिया की अवस्थिति है। तो मेलानेशिया के अंतर्गत जो सबसे बड़ा देश का समूह के रूप में दिखता है वह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी भी दो भाग में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में है। तो पापुआ न्यू गिनी, नौरू के बारे में अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा आपने, भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे। यहां पर सोलोमन आइलैंड है, ठीक है ना, सोलोमन आइलैंड है, और फिजी आइलैंड के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, और न्यू कैलेडोनिया के बारे में सुना होगा। इसमें महत्वपूर्ण केवल इतने ही है, पापुआ न्यू गिनी, नौरू, सोलोमन आइलैंड, फिजी आइलैंड एवं न्यू कैलेडोनिया। और वनातु आइलैंड के बारे में भी अगर सुना है तो जरूर जानना है, क्योंकि पीछे भारत के राष्ट्रपति वनातु आइलैंड गए हुए थे, लेकिन पीछे से मतलब नहीं है। विगत एक वर्ष में अगर इन देशों में से किसी के बारे में चर्चा में कोई बात रही है तो जरूर जाने, अन्यथा आप ना भी जानेंगे तो चलेगा, ना भी जाने पर जानना क्या क्या है वो बातें जो मैं बताऊंगा। बस इतनी सबसे पहली बात आपको जाननी है, मोटे मोटे तौर पर सबसे पहली बात इसमें इतना आपको जानना है कि ओशिनिया के अंतर्गत 4 द्वीप समूह वर्ग आते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। अब दूसरी बात के अंतर्गत आते हैं, अगर यहां पर रहने वाले मूल निवासियों के बारे में बात की जाए, ध्यान से, यहां पर रहने वाले मूल निवासियों के बारे में बात की जाए, तो आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया में येलो रेस रहती है, येलो रेस रहती है। बट ऑस्ट्रेलेशिया की और न्यूजीलैंड की जो बात की जाए तो मौलिक रूप से यहां पर ब्लैक रेस रहती है। रेस का मतलब है मानवीय प्रजातीय समूह, मानवीय प्रजातीय समूह की बात कहूं, सब चीजें बोलूंगा, एक एक करके बोलूंगा, और थोड़ी देर बाद आपको जादू दिखाऊंगा, बस सुनते चले जाना। यहां येलो रेस रहती है, पीली, जिसका रंग, जिसके त्वचा का वर्णक पीले रंग का है। पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि इनकी स्किन में जिमिनोडर्म पाया जाता है। जो काली जाति है, जिनका रंग काला है, श्यामल वर्ण है, उनकी त्वचा में मिलैनोडर्म पाया जाता है। जिनकी त्वचा का रंग श्वेत है, व्हाइट है, उनकी त्वचा का रंग श्वेत क्यों? क्योंकि लैक्टोडर्म पाया जाता है। फिर से बोलना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति का रंग प्रकृति सुनिश्चित करती है बेटा, प्रकृति सुनिश्चित करती है, प्रकृति। फिर से सुनते जाना, प्राकृतिक तापमान, आर्द्रता आदि के आधार पर हमारी त्वचा एक निश्चित रंग का पिगमेंट सिक्रेट करती है। पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक, जो हमारी स्किन को रंग प्रदान करता है। अगर आप ऊंचे तापमान एवं ऊंचे आर्द्रता वाले क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपकी स्किन बेसिकली मिलैनोडर्म का सिक्रेशन करेगी, मिलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन करेगा, और मिलैनोडर्म की वजह से आपका रंग श्यामल हो जाएगा, काला हो जाएगा। अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहते हैं, अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहते हैं तो वहां पर प्राकृतिक रूप से चूंकि सूर्यताप की मात्रा कम होती है, तो आपकी त्वचा फोटो रिसेप्टर के भांति कार्य करनी चाहिए, तो आपकी त्वचा में लैक्टिन पिगमेंट का सिक्रेशन होता है, और लैक्टिन पिगमेंट के सिक्रेशन की वजह से उनकी त्वचा श्वेत हो जाती है, गोरे रंग के होते हैं, श्वेत, जैसे यूरोप के लोग होंगे, अमेरिका के लोग होंगे, श्वेत नस्ल के लोग होंगे। अब ये लो, जैसे आप देखना, ध्यान रखना, ये लो पीत वर्ण कैसा है? मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे आप चाइनीज व्यक्तियों को देखते हैं, चीन के आसपास के इंडो चाइना पेनिनसुला के लोगों को देखते हैं, तो आपको ये श्वेत दिखते हैं, पर इनका बेसिकली रंग श्वेत ना होकर लाइट येलो है। मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं इनको येलो रेश कहा जाता है, येलो रेश, ये नस्लीय टिप्पणी है, एक येलो रेश कहते हैं, मंगोल से संबंधित है। तो बेसिकली इनकी त्वचा में जेमिनिन पिगमेंट का सिक्रेशन होता है, जिससे त्वचा जिम्नोडर्म के भांति कार्य करती है। तो इनकी त्वचा न श्वेत होती है, न ब्लैक होती है, बल्कि हल्का येलो रंग लिए हुई होती है, हल्का पीत रंग लिए हुई होती है, इसलिए इन्हें येलो रेश कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग द्वीपीय लोग हैं, द्वीपीय लोग। अब यहाँ द्वीप में रहने वाले लोग जो हैं, तो सबसे पहले ये द्वीप किस प्रकृति के हैं आपको ये समझा दूं। मूलतः आपको जानना है बेटा कि यहाँ द्वीप 3 प्रकृति के हैं, इनके द्वीपों की संरचना कैसी है, इनके द्वीपों की संरचना कैसी? तो पहला, इस भौगोलिक प्रदेश में दुनिया की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। बहुत अच्छे समझो किस किस तरह से निर्मित है द्वीप। इस भौगोलिक प्रदेश में दुनिया की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, इसलिए यहां सैकड़ों की संख्या में कोरल आइलैंड पाए जाते हैं। कितने की संख्या में? मैंने बताया बेटा, सैकड़ों की संख्या। प्रियांशु आर्य पूछ रहा है तो और ही कुछ पूछता रहता है कि भारत में कौन सी पाई जाती है। भारत में उल्लू रेस पाई जाती है,
कौन सी रेस पाई जाती है? अब ये मेरा केवल तेरे लिए बेटा टिप्पणी है, किसी और के लिए नहीं। तो इस तरह के प्रश्न करती है। जब भारत पढ़ाऊंगा तो तुझे वो भी बताऊंगा बेटा, अभी इसको केवल पढ़ ले। अभी फिर बात करना चाहूंगा, अभी जितनी बात कर रहा हूं उतनी सुन लेना। जब भारत में आऊंगा तो भारत भी पढ़ाऊंगा। भारत में भारत नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारी मम्मी का भी, पापा का भी, भाई का भी, बहन का भी, सबका रेश बताऊंगा, पढ़ा दूंगा। फिर झांक लेना अपने चेहरे पर, सब में जाके सबको आईने के सामने खड़ा करके दिखा देना। अगर सारी रेश ना दिखने लगे तो बताना, पर थोड़ी देर पहले ये पढ़ लो जो पढ़ रहे हो। फिर बोलना चाहूंगा, यहां पर दुनिया की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हैं जहां सैकड़ों की संख्या में प्रवाल द्वीप है। तो दूसरी बात, बेसिकली ये एक ऐसी पेटी है, ध्यान से, ये एक ऐसी पेटी है जहां पर दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, यहां इंडोनेशियाई प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, ये आइलैंड के आसपास जहां इंडोनेशिया का विचरण हुआ, इंडोनेशियाई प्लेट नहीं है, बेसिकली इंडियन प्लेट और इधर से आती है, इनका अभिसरण हो रहा है। तो अभिसारी सीमा पर अवस्थित होने की वजह से, याद करो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, जब दो सागरीय प्लेटों के किनारों का अभिसरण होता है तो वहां पर द्वीप चाप निर्मित होते हैं। तो यहां पर वलित द्वीप चाप एवं ज्वालामुखीय द्वीप चाप है बेटा। प्रचुर मात्रा में यहां पर वलित चाप एवं ज्वालामुखीय चाप भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखीय चाप भी है। एक पहले नंबर पर आपने देखा कि यहां पर दोस्तों क्या पाया जा रहा है, यहां पर कोरल्स आइलैंड है। दूसरे नंबर पर आपने देखा यहां पर वलित द्वीप है। तीसरे नंबर पर आपने देखा ज्वालामुखीय द्वीप है। चौथे नंबर पर आओ। बेसिकली कल मैंने बात जीलैंडिया की थी। अगर जीलैंडिया की तस्वीर देखना चाहोगे तो आज मैंने उस तस्वीर को भी निकाला, जैसे जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में जीलैंडिया है बेटा। ये जीलैंडिया की तस्वीर है, जीलैंडिया की अवस्थिति, जीलैंडिया जिसका केवल 5-6% भाग भूखंड का है, बाकी सब सागर में डूबा हुआ है। तो जीलैंडिया एवं इसके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं जीलैंडिया की अवस्थिति में, जहां पर बेसिकली यह महाद्वीपों के उभरे हुए शिखर है। महाद्वीपों के उभरे हुए शिखर की वजह से कई ऐसे द्वीप हैं जो महाद्वीपीय भूखंड का अंग है, किसी और को नहीं समझ पा रहे हो तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को समझना कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीपीय भूखंड है। ये जीलैंडिया की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी हुई है। अभी जीलैंडिया को और दिखाऊंगा। 94% भाग पर जल है, केवल 6% भाग पर यहां पर स्थलीय भाग पाया जाता है। ये जीलैंडिया के ऐसे शिखरनुमा भाग जो जल से बाहर आ गए हैं, वही द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं। आइलैंड्स के रूप में पाए जाते हैं बेटा। ये आइलैंड्स पाए जाएंगे। ओके, आइलैंड्स। जीलैंडिया की अवस्थिति जब हमारा ये प्राचीन गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड की यहां पर थी। ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, अगर आप इसे देखोगे, आप तस्वीर में ही देखो, तस्वीर में अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है बेटा। ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में संलग्न था गोंडवाना लैंड का यह अंग, जिसे आज आप जीलैंडिया के नाम से जानते हैं। बताऊंगा कॉन्टिनेंट की अपनी विशेषताएं क्या होती हैं, सब बताऊंगा दोस्तों। पर पहले आप एक बार मोटे मोटे तौर पर मैप तो मस्तिष्क में बैठाओ, फिर सब लिखाऊंगा। छोटी बातें भी लिखाऊंगा, बड़ी बातें भी लिखाऊंगा। ये आपके मस्तिष्क में एकदम नजरों में पॉपअप होना चाहिए कि ये गोंडवाना लैंड था। ये है क्या दोस्तों? यहां पर ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड के इस भाग में अवस्थित था, ध्यान से, इस भाग में अवस्थित था दोस्तों जीलैंडिया। ये जीलैंडिया का हिस्सा है, जिसे आप यहां देख रहे हैं। अगर आज के डेट में इसकी केवल तस्वीर देखना चाहेंगे तो यह महाद्वीप आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मैंने आपको बताया है इसका 94% भाग पानी में डूबा हुआ है, और ऐसा भी नहीं, लगभग 1000 मीटर के नीचे डूबा हुआ है। और केवल 6% भाग ही भूखंड का इसका हिस्सा सतह पर दिखाई देता है, जो कि कुछ द्वीपों के रूप में। उन्हीं द्वीपों में से न्यूजीलैंड द्वीप भी है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा जीलैंड का हिस्सा। तो अवस्थिति कहां पर है? सापेक्ष अवस्थिति भी मैंने आपको दिखानी चाहिए। यहां पर आप देखो सापेक्ष अवस्थिति, ये जीलैंडिया की स्थिति सापेक्ष सैटेलाइट चित्रों से जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जीलैंडिया की स्थिति सब कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। बस आप ठीक से देखो, समझो, पर सब लिखाऊंगा फिर उसके बाद। तो पहले आपको मैप, अपना एटलस का मैप, एटलस में आपको जीलैंडिया नहीं मिलेगा, एटलस ने अभी अपडेट नहीं किया हुआ किसी भी एटलस ने, तो आपके एटलस का चित्र, और अब आपको बोर्ड में जो चित्र देखते हैं, इन चित्रों को देखते चलो आराम से बेटा, इत्मीनान से, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। क्योंकि सच बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रोहित मेहता के अलावा यूपीएससी और स्टेट स्पीसीएस आदि में जबरदस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी के एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे सीपीएफसी का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दिए हो, क्योंकि कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी हाल फिलहाल में 12th वगैरह पास करके आते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का किसी भी प्रकार का पैरामिलिट्री फोर्सेस का आप एग्जाम दे रहे हो, एपीएफसी का, सीपीएफ का, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हो, हर जगह आपको यह कक्षा बेहद महत्वपूर्ण लगेगी बेटा। इसलिए आराम से पढ़ना मेरे साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, और इन हर कक्षाओं से आपको सर्वोत्तम लाभ होगा, सर्वोत्तम। जानबूझकर ये चित्र मैंने लाया है कि सैटेलाइट को भी साथ में दिखाया है कि सैटेलाइट इमेजेस से ये 12 सितंबर 2023 को यहां एग्जिस्टेंस ऑफ जीलैंडिया कॉन्टिनेंट वाज फाइनली कंफर्म्ड। कहानी सुनाऊंगा दोस्तों। तशमान ने जब इस आइलैंड की खोज की थी, तो तशमान के खोज के उपरांत
लगभग 300-350 वर्षों तक धरती में दबा हुआ इस महाद्वीप की चर्चा क्यों नहीं की गई और कब से चर्चा शुरू हुई, क्यों चर्चा शुरू हुई, क्यों नहीं की गई, सब बातों की चर्चा करूंगा आपके साथ बेटा। पर पहले केवल मस्तिष्क में मैप बनाओ कि बेसिकली जिसे आप ऑस्ट्रेलेशिया कहते हो, ऑस्ट्रेलेशिया कहते हो, उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन आइलैंड और न्यूजीलैंड आइलैंड के आसपास के क्षेत्र आते हैं, के आसपास के क्षेत्र आते हैं। देखो यहां पर ध्यान से चित्र में के आसपास के क्षेत्र आते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमने ऑस्ट्रेलेशिया कह दिया, बस इतनी इंफॉर्मेशन यहां पर देना है। ऑस्ट्रेलेशिया कह दिया तो फिर से यहां पर आते हैं, तो कुल मिलाकर आपने 4 नाम देखे। एक तरफ आपने देखा कि माइक्रोनेशिया है, दूसरी तरफ आपने देखा मेलानेशिया है, तीसरी तरफ पॉलिनेशिया है, चौथी तरफ यहां पर ऑस्ट्रेलेशिया है। इन 4 द्वीप समूहों को इकट्ठा करके हम एक नाम ओशिनिया देते हैं बेटा। एक नाम क्या देते हैं? ओशिनिया देते हैं। ओके, फिर से बोलना चाहूंगा, मैप में नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो बेटा यहां पर देते हैं। मैप में सारी इंफॉर्मेशन नहीं भी मिल रही तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए तो अलग से यहां पर इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाल कर लाता हूं। अभी ये भी नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें जब इंडिया में आएंगे तब इंडिया में भी मैं इतनी बातें पढ़ाऊंगा बेटा कि आपको मैप में नहीं मिलेगा। एटलस में उतनी बातें जितनी मैं बताऊंगा संभव है नहीं दे पाना। फिर से बताना चाहूंगा, बिल्कुल न्यूजीलैंड तक पॉलिनेशिया का विस्तार है। सही भी समझ रहे हो नूरुन, बिल्कुल सही समझ रहे हो बिटिया, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब फिर से, जैसे बिटिया ने कहा तो मैं थोड़ी सी बात करेक्ट भी कर देता हूं और भी करेक्ट कर देता हूं। ये मेरी बड़ी होनहार बच्ची है और समझना, जब भी बात करती है बहुत कायदे ही करती है। मतलब मैं स्वागत करता हूं बेटा आप सबकी ऐसे तमाम बातों को। फिर से बोलना चाहूंगा, यहां भी इसमें देखो, अभी नोटिस करो कि ये जो न्यूजीलैंड है ये पॉलिनेशिया में दिखाया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत भी नहीं है कुछ, बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा तुम। अब सुनते जाना। बेसिकली न्यूजीलैंड के आसपास का भौगोलिक क्षेत्र, न्यूजीलैंड के आसपास का भौगोलिक क्षेत्र ऑस्ट्रेलेशिया का अंग है, पर रियल सेंस में न्यूजीलैंड आइलैंड पॉलिनेशिया में चला जाता है। पॉलिनेशिया में चला जाता है, भौगोलिक दृष्टि से पॉलिनेशिया में चला जाता है। तो मैं लिखाऊंगा कैसे, फिर आप देखना, बहुत तरीके से लिखाऊंगा कि बेसिकली अब तो इसको एक अलग अंग ही प्रदान कर दिया गया और अलग अंग प्रदान करके ये कैलेडोनिया आदि के आसपास से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीलैंडिया हो जाएगा। तो ये तो अलग ही हो जाएगा, जीलैंडिया प्रियांशु बेटा अलग हो जाएगा। अब ये किसी में नहीं रखो, ये अलग हो जाएगा, जीलैंडियन आइलैंड्स हो जाएंगे। समझ गए आप, ये जीलैंडिया में आ जाएगा। अभी इन प्रेजेंट की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का पश्चिमी निमग्न तटीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलेशिया का अंग हो जाता है। न्यूजीलैंड आइलैंड प्लस इसका ईस्टर्न निमग्न तट क्षेत्र पॉलिनेशिया में आ जाता है। पर न्यूजीलैंड की भौगोलिक अवस्थिति को अगर आप देखोगे तो पॉलिनेशियन आइलैंड ही है न्यूजीलैंड रियल सेंस में पॉलिनेशियन आइलैंड ही है, इसलिए गलत नहीं हो बेटा, आप ध्यान रखना। फिर से आते हैं बेटा। यहां किसी भी महाद्वीप के महाद्वीप होने की एक और बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है, सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि उसकी अवस्थिति एक स्वतंत्र प्लेट पर होनी चाहिए। वाओ क्या गजब की बात, ये बात मैंने कल आपको नहीं समझाई थी, सुनते जाना। और फिर आज स्पेशली आपके लिए ये चीज लाया हूं। महाद्वीप, कोई भी महाद्वीप तभी कहला सकता है जब उसकी अवस्थिति किसी एक स्वतंत्र प्लेट पर भी हो। केवल एक शर्त फॉलो करने पर नहीं होगा, आपको 4 से 5 शर्तें लिखाऊंगा, तब तक यहां पहुंचूंगा। तो बेसिकली आप देख लो यहां पर ये जो है क्षेत्र, ये इंडिपेंडेंट प्लेट है जिसको जीलैंडियन प्लेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे? जीलैंडियन प्लेट कहा जाएगा। इसका विस्तार लगभग 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। 4.9 याद रहे तो 5 तो याद रहेगा ना, लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। चट्टानी संरचना इसकी बेसिकली बेटा ग्रेनाइटिक है, एंडीसाइटिक है। इसका एलिवेशन समुद्र से ऊपर का है, एलिवेशन समुद्र से ऊपर, समुद्री तल से ऊपर है। इन तमाम गुणों की वजह से इसे निश्चित रूप से महाद्वीप ही माना जाना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज से लगभग 35 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व जीलैंडिया पूरी तरह से जल से बाहर और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था। फिर से बोलना चाहूंगा, आज से लगभग 35 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व जब आपके वृहद और मध्य हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, मध्य हिमालय उत्पत्ति हो चुकी थी, बृहद हिमालय उत्पन्न हो चुका था, मध्य हिमालय की उत्पत्ति चल रही थी। ओलिगोशिन मायोसिन कालखंड के आसपास की बात कर रहा हूं दोस्तों। उस कालखंड तक ये जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इंडियन पेनिनसुलर प्लेट से जुड़ी हुई थी। हमने पीछे चित्र दिखाया, सब आपस में जुड़े थे। ऑस्ट्रेलिया इंडियन पेनिनसुलर प्लेट से टूट कर दोस्तों इस दिशा की ओर संचरित हुआ और ये एक अलग प्लेट हो गया, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई और एक इंडियन पेनिनसुलर प्लेट हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन पेनिनसुलर प्लेट हो गई। कालांतर में लगभग 30 से 35 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास की ही बात है दोस्तों। जब ये पूर्व की ओर विस्थापित हो रहा था, उसी समय यह एक प्लेट का टुकड़ा एक स्वतंत्र प्लेट के रूप में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से विलग होकर यह ईस्टवर्ड मूव करने लगा और यह है दोस्तों ईस्टवर्ड मूव करने लगा और यह है जीलैंडियन प्लेट। ध्यान रखना, इस जीलैंडियन प्लेट के पास पैसिफिक एंड जीलैंडियन प्लेट ये दोनों अभिसरित होती हैं, ये दोनों अभिसरित हो रही हैं बेटा। महेश कुमार लिखा, बिल्कुल सत्य वैलिश लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कि प्लेस्टोसिन कालखंड में जब हिम युग था, सागर तल का अवतलन था, तो जीलैंडिया भूखंड का एक वृहद हिस्सा भूतल के रूप में दिखाई देता था। लेकिन लगातार हो रहे प्लेट विवर्तनिकी के क्रम में ध्यान रखना, लगने वाले बल के प्रभाव से इसके भी हिस्से झुकते चले गए और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आया, वैश्विक तापन का समय आया, तो हिम युग के समाप्ति के उपरांत सागरीय तल के विस्तार से यह हिस्सा जल में डूबता चला गया। इसके जल में डूबने की 2 वजहें, पहले प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ अभिसरण से होने वाला झुकाव एवं अवतलन, क्षेपण नहीं बोल रहा, अवतलन। तो दूसरा इसके जल में डूबे हुए होने का कारण है
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सी लेवल राइज होना, इन दो कारणों से इसका एक वृहद हिस्सा समुद्री जल में डूब गया। समुद्री जल में बेटा डूब गया, समुद्री जल में डूबा। ओके, तो ये है आपका जीलैंडिया का हिस्सा। ये किसका हिस्सा है? जीलैंडियन प्लेट का हिस्सा है, जिसे अब अलग नाम दिया जाएगा, जिसे अब अलग नाम दिया जाएगा। तो फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। ओशिनिया के अंतर्गत 4 द्वीपीय समूह आते हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें से अब आगे बात अर्थव्यवस्था पर समझाना चाहूंगा। ये जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशियन आइलैंड कंट्रीज हैं, जहां पर येलो रेस रहती है, न्यूजीलैंड की रेस जो मूल जाति है माओरी, वो ब्लैक रेस की है बेटा, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में येलो रेस नहीं है। विकास कुमार सर, आपने अभी तक मेरा एक भी सवाल नहीं लिया, क्या था विकास? मैंने देखा नहीं बेटा, शायद कुछ खास सवाल रहा हो तो भेज दो। ओके, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जहां येलो रेस रहती है, मैं इनकी बात करता हूं। इनकी अर्थव्यवस्था के 2 बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे पहला फिशिंग, मत्स्यन, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का प्रथम बड़ा स्रोत, क्योंकि यहां सब जगह विस्तृत छिछले निमग्न तट है, जहां प्रचुर मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो पहली बात आती है बेटा, यहां पर ध्यान रखना, पहली बात ध्यान रखना यहां पर कि फिशिंग इनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरे नंबर पर कृषि, एग्रीकल्चर, खेती करते हैं ये, पर खेती यहां जीविकोपार्जन है। पर खेती यहां कैसी है? जीविकोपार्जन, जिसको कहते हैं जीवन निर्वाहन कृषि है। तीसरी नंबर पर यहां की अर्थव्यवस्था का आधार है, लोग खाद्य संग्रहण करते हैं जंगलों से, लोग खाद्य संग्रहण करते हैं जंगलों से, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। तो आखेट, शिकार, खाद्य संग्रहण, मत्स्यन एवं कृषि इनकी अर्थव्यवस्था के मूल स्रोत हैं। अब इनकी अर्थव्यवस्था में, इन द्वीप समूहों की अर्थव्यवस्था में दोस्तों, पर्यटन की भी भूमिका जुड़ने लगी है। यह भी आपको बताना चाहूंगा कि आरंभिक दौर पर दोस्तों यहां पर पर्यटन बहुत कम हुआ करता था। आरंभिक दौर पर यहां पर पर्यटन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे समय के साथ इस क्षेत्र में जो आइलैंड्स घूमने के शौकीन हैं, वो निश्चित रूप से इन आइलैंड्स की ओर रुख करने लगे। पर मजे की बात आपको बताना चाहूंगा, मजे की बात बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप इसे देख पा रहे हैं, उसमें पूरा पूरा चित्र तो नहीं है, पर देखता हूं शायद किसी में हो। मैं वेलेस लाइन का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, उसके साथ कुछ चीजें आपको जोड़कर समझाना चाहूंगा। और यस, कुछ कुछ आ रहा है, चलो बहुत अच्छे से। अब किसी के क्वेश्चन तरफ दिमाग में लगा रहा है, कुछ नई बात समझाना चाहूंगा। बहुत अच्छे से एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है? डायनासोरियस बेटा, इसमें कुछ जीएस के बच्चे भी है, फिर से सुनना। बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंडोनेशियन आइलैंड है, सॉरी, ये इंडोनेशियन आइलैंड है। इंडोनेशियन आइलैंड में ये देखो, ये तो बोर्नियो है और ये सुलावेसी आइलैंड है। मैपिंग कराऊंगा, पहले समझना है। ये इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है, जावा है, यहां बाली है, बाली और लोम्बोक के बीच से एक लाइन ऐसे गुजरती है। आप सोचोगे सर ये क्या लाइन है, तो सुन तो लो, तब तो समझाएंगे। ये लाइन गुजरती है जिसकी खोज वैलेस महोदय ने किया था, जिसे हम वैलेस लाइन के नाम से जानते हैं। बहुत बड़े प्राणी वैज्ञानिक है, आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट है। मैं आपसे कहूंगा कि ये डार्विन का दादा था। ज्ञान की दुनिया में डार्विन का पितामह था, पर अपने ज्ञान को भुनाना नहीं जानता था। ज्ञान की दुनिया को भुनाना नहीं जानता था। इसने इस क्षेत्र में अद्भुत रिसर्च किया, कुछ अद्भुत जानकारियां प्राप्त की, और अद्भुत जानकारियों के आधार पर इसने जो रिसर्च पेपर लिखा, बस एक गलती कर दी कि अपने रिसर्च पेपर को डार्विन के पास भेज दिया कि डार्विन बाबा, मेरे रिसर्च पेपर को आप पढ़िए और रिसर्च पेपर को पढ़कर टिप्पणी करिए। डार्विन के पैरों की जमीन निकल गई। डार्विन जहां गैलापागोस आइलैंड में बैठा हुआ रिसर्च कर रहा था, वहां इसने ओशिनिया में जबरदस्त रिसर्च किया था। ओशिनिया में रिसर्च कर ही इसने वैलेस लाइन के बारे में बात की थी। और वैलेस लाइन के बारे में बात करते हुए इसने क्या बताया कि यहां पर इस रेखा के इस तरफ, वेस्ट की तरफ, और इस रेखा के ईस्ट की तरफ एकदम क्वाइट डिफरेंट, एकदम एक दूसरे से पृथक जंतु समूह पाए जाते हैं। जंतु समूह पाए जाते हैं इस रेखा के सहारे। बोलता यहां शेर है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, हिरण है, चीता है। चीता तो अब गायब हो चुका। लेकिन इस तरफ क्या बोलता है? कंगारू है, प्लेटिपस है, बिंगो है, कुआला है, कीवी है। बोलता है ना केवल जंतु वर्गों में जमीन पर चलने वाले, बल्कि हवा में उड़ने वाले और जल में तैरने वाले, इन दोनों प्रकार के जंतुओं के स्वभाव में एकदम भिन्नता है। बहुत अच्छे से सुनना, तब बताना चाहूंगा पर्यटन क्यों बढ़ रहा है। अब एक लाइन समझाना चाहूंगा। जो बच्चे स्लाइड से पढ़ना चाहते हैं, क्लास बंद कर दे लेना, क्योंकि ये बातें सब स्लाइड्स में होती नहीं है, तो सुनते चले जाना। इन्होंने प्रॉपर्ली समझाया कि इस रेखा के पश्चिम की ओर रहने वाले जीव अद्भुत रूप से इसके पूर्व की ओर रहने वाले जीव पश्चिम की ओर के जीवों से भिन्न है। इधर हाथी है, शेर है, गेंडा है, भालू है, पर इधर कौन है? कंगारू है, कीवी है, प्लेटिपस है, बिंगो है, कुआला जैसे जीव है। ना केवल इन जीवों में, बल्कि पक्षियों के स्वभाव में भी भिन्नता है, मछलियों के स्वभाव में भी भिन्नता है। भिन्नता का कारण बताया कि ये दो पृथक पृथक भौगोलिक प्रदेश थे, जिनमें आपस में कोई भी जुड़ाव कभी भी नहीं था। इधर के जीवों का प्रवेशन इधर नहीं हो पाया, इधर के जीवों का प्रवेशन इधर नहीं हो पाया। तो इन दोनों भौगोलिक प्रदेशों में, वैलेस लाइन के पूर्वी एवं पश्चिमी भौगोलिक प्रदेशों में, जीवों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। और स्वतंत्र रूप से जीवों का विकास इसने पहली बार बताया था कि एक जैविक विकास के क्रम में हुआ है। जो उद्विकास का सिद्धांत बेसिकली डार्विन बाबा ने दिया था ना, वो उद्विकास का सिद्धांत
मूल रूप से वेलिश महोदय की खोज थी। बोलते हैं यहां के जीवों का इंडिपेंडेंट विकास हुआ है, यहां के जीवों का इंडिपेंडेंट विकास हुआ है, लेकिन इस रेखा के सहारे इन जीवों का चूंकि आपस में कोई मिश्रण नहीं हुआ, इसलिए दोनों क्षेत्रों में एकदम पृथक पृथक स्वभाव के जैव वर्ग पाया जाता है, जैव जातियां पाई जाती हैं। जीवों की प्रचुरता है लेकिन भिन्न स्वभाव की जीव जातियां हैं। तो जो लोग जीव जातियों को ठीक से देखना समझना परखना चाहते हैं, वनस्पतिक समुदाय को देखना समझना परखना चाहते हैं, द्वीपीय संस्कृति एवं द्वीपीय अर्थव्यवस्था को जानने के शौकीन हैं, वह लोग पीठ में अपना बुढ़िया बिस्तर लादे और पहुंच गए माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, इन द्वीपों की ओर पहुंच गए। तो इसलिए अब इन क्षेत्रों की ओर पर्यटन बढ़ रहा है, तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था भी यहां अब देखने को मिलने लगी है। समझ में आ रही है एक एक बातें? पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था भी अब देखने को मिलने लगी है। लेकिन इन सब में से ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप तो है, लेकिन ये एक द्वीपीय महाद्वीप है। फिर से बोलना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप तो है लेकिन द्वीपीय महाद्वीप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड आता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जब चर्चा करते हैं तो इस महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन आता है बेटा? न्यूजीलैंड आता है। कौन आता है? न्यूजीलैंड आता है। सुमित ने बोला है सर एक सप्ताह पहले ही ये वेलिस लाइन चर्चा में थी, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं बेटा, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। मैं यही समझाना चाहता हूं कि इतना गजब की बात अभी रिसेंट तक की करंट की चीजों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा दूंगा कि बस सुनते चले जाओ, मजा ना आ जाए तो बताना। पर सुनो, पढ़ो मेरे हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से मुझसे मत पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। ध्यान रखना, मैं वो मटेरियल नहीं हूं कि बच्चों के कहने पर नाचना शुरू करता हूं। बसंती यहां नाचती नहीं है, बसंती ये नचाती है, कान पकड़ के नचाती है, झापड़ लगा के ये नचाती है, ये नाचती नहीं है बेटा। सब चलेगा पंडित पांडे बेटा, कोई भी एडिशन मिले, बस एटलस चाहिए। थोड़ी बहुत अंतर रहेगा, चलेगा, मैं ठीक करवा दूंगा। पढ़ना तो बेटा आपको होगा, पढ़ाना मुझे, पढ़ना आपको होगा। तो ये वेलिस लाइन की बात हमने की कि दोनों की तरफ, क्योंकि दोनों में हमेशा से पृथकत्व था। आप पूछ सकते हैं कि सर जल राशियां कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकती? तो होती हैं बेटा, क्योंकि यहां पर सागरीय जल क्षेत्र में 3 तीव्र कन्वेक्शनल करंट पाई जाती हैं। जलराशीय क्षेत्र में तीव्र कन्वेक्शनल करंट इस वेलिस लाइन के सहारे पाई जाती हैं, और उन कन्वेक्शनल करंट्स को पार जलीय जीव भी नहीं कर पाते हैं। राजेश कुमार तुमको जलीय जीवों में बता रहे हैं बेटा, अब मैं तुमको बता रहा हूं यहां क्या प्रूफ हुआ है। यहां यह प्रूफ हुआ है कि इस सागरीय जल क्षेत्र में तीव्र कन्वेक्शनल करंट्स पाई जाती हैं, इसे पार करके मूल रूप से जलीय जीव भी नहीं पाए जाते, इसलिए जलीय जीवों में भी, सुनो बेटा राजेश, जलीय जीवों में भी वेलिस लाइन का प्रभाव देखा गया। मैं ये पढ़ा रहा हूं तुमको, मैं ये पढ़ा रहा हूं, समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो हर एक बात को अब मैं जो अभी तक बातें बताया हूं उतनी बात पहले लिखाना चाहूंगा, फिर मैपिंग का भी दौर आगे बढ़ेगा। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से लिखो, चलो शुरू करो थोड़ी बातें। कुछ ओशिनिया आपने हेडिंग दिया है, क्या हेडिंग दिया है? ओशिनिया। तो लिखो कुछ बातें, लिखो लिखो ध्यान से लिखो। ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल बेटा, बल्कि पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर, पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में अवस्थित हजारों द्वीप समूह मिलकर, हजारों द्वीप समूह मिलकर ओशिनिया कहलाते हैं, ओशिनिया कहलाते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन इन द्वीपों को चार द्वीप समूह वर्ग में विभाजित किया गया है। चार द्वीप समूह वर्ग में विभाजित किया गया है। लिखो नंबर वन माइक्रोनेशिया, जिसकी अवस्थिति लगभग, पूरी तरह से नहीं, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग विषुवत रेखा के उत्तर में आती है, लगभग विषुवत रेखा के उत्तर में आती है, जहां गुआम, मार्शल द्वीप, किरिबाती द्वीप, गुआम GUAM, गुआम, मार्शल द्वीप MARSHALL, मार्शल द्वीप, किरिबाती KIRIBATI, किरिबाती द्वीप आदि, इसके अलावा भी हैं द्वीप आदि आते हैं जिन्हें स्वतंत्र राष्ट्रों का दर्जा प्राप्त है। अब मैंने ये नहीं कहा कि पलाऊ, मारियाना, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया ये नहीं आती, ये भी हैं, बट जो कुछ महत्वपूर्ण है उन्हें लिखा दिया कि द्वीप आदि आते हैं, पूर्ण विराम। तो पहला आपने लिखा माइक्रोनेशिया, दूसरा लिखो पॉलिनेशिया, क्या लिखोगे आप? पॉलिनेशिया में लिखें इन द्वीप समूहों के पूर्वी भाग में अवस्थित, जिसके जगह जो लिखेंगे, जो हवाई द्वीप से न्यूजीलैंड एवं टोंगा से ईस्टर आइलैंड तक फैला हुआ है, टोंगा से ईस्टर आइलैंड तक फैला हुआ है, पूर्ण विराम।
तो तीसरे नंबर पर लिखो मेलानेशिया। मेलानेशिया मेलानेशिया के बारे में लिखेंगे कि इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण, विषुवत रेखा के दक्षिण एवं पॉलिनेशिया के पश्चिम, एवं पॉलिनेशिया के पश्चिम अवस्थित अवस्थित द्वीप समूह जहां जहां पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी कॉमा लगाते चलेंगे, पापुआ न्यूगिनी, नौरू NAURU नौरू, पापुआ न्यूगिनी, नौरू, सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप, फिजी, 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 बनातू एवं न्यू कैलेडोनिया, बनातू VANAUTU बनातू एवं न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया जैसे द्वीपीय द्वीप हैं, जैसे द्वीपीय देश हैं। पूर्ण विराम लगाओ और चौथा लिखो ऑस्ट्रोलेशिया, ऑस्ट्रोलेशिया। इसके बारे में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत मूलतः मूलतः ऑस्ट्रेलिया इस एवं मूलतः ऑस्ट्रेलिया एवं इससे संलग्न द्वीपीय समूह आते हैं, द्वीपीय समूह आते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। 4 आपने वर्गों में बांट दिया ओशिनिया को, ओशिनिया को। अब लिखेंगे, पैराचेंज करते हुए लिखेंगे, हेडिंग नहीं देना, पैराचेंज करते हुए लिखेंगे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एवं पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया नहीं लिखना है, पहले 3 का नाम लिखना है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एवं पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। मूलतः, मूलतः येलो मतलब पीली, पीत, पीत नृजातीय, पीत नृजात लिखें, नस्ल लिखें, पीत नस्ल के लोगों का, पीत नस्ल के लोगों का निवास स्थल है, पीत नस्ल के लोगों का निवास स्थल है, जिनकी अर्थव्यवस्था नंबर वन फिशिंग मतलब मत्स्यन, मत्स्यन। नंबर 2 कृषि, कृषि। नंबर 3 आखेट एवं खाद्य संग्रहण, आखेट एवं खाद्य संग्रहण। नंबर 4 पर्यटन पर निर्भर करती है, पर्यटन पर निर्भर करती है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैराचेंज करें, लिखिए इन द्वीपों की संरचना, इन द्वीपों की संरचना डैश देकर लिखेंगे। नंबर 1 प्रवाल द्वीप, नंबर 2 वलित द्वीप, वलित द्वीप। नंबर 3 ज्वालामुखीय द्वीप, ज्वालामुखीय द्वीप। तो नंबर 4 महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय उभार के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो हेडिंग डालेंगे, सभी लोग हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे? ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों अब हम सीधे पहुंचेंगे, आखिर का मतलब होता है हंटिंग बेटा, हंटिंग एंड पोचिंग, ठीक है साक्षी, हंटिंग एंड पोचिंग। ठीक, चलो ध्यान से, अब हम लोग क्या डाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो आज की ये कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अब कुछ आगे पढ़ाने के लिए आज समय है नहीं। कल ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग के साथ शुरू आते ही पहले मैपिंग करेंगे, कल ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखेंगे ही, कोशिश करेंगे कल की कक्षा में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करें। कल की क्लास आपकी वही 9:45 से ही होगी। आज थोड़ा सा क्लासेस मिसमैच हुई है क्योंकि आपकी क्लास के बाद तुरंत